हेलो हाय, वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के आपकी पढ़ाई चल रही है। हम पढ़ रहे थे कंसाइनमेंट की हमने जर्नल एंट्रीज देख ली थी कि कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं हमारे बुक्स में। उसके बाद सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, तो कंसाइनमेंट क्यों होता है, ये सारी बातें हमने समझी थी। उसके बाद हमने देखी थी कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्रीज कि अगर हम कंसाइनमेंट पे गुड्स बेचते हैं तो हम हमारे बुक्स में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग क्या करेंगे, हमने ये देख लिया था। उसके बाद हमने ये एक्स और वाई का एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल देखा था, ओके, जिससे कि हमारे कंसाइनमेंट के लगभग सारे डाउट्स और सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। ठीक है, अब हम आते एक नया कंसेप्ट समझते हैं कंसाइनमेंट का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बहुत कंसेप्चुअल बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम जो वर्किंग नोट्स होती है, जो एडजस्टमेंट्स होती है, वो एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है वही चीज़ हम एक के बाद एक देखेंगे। जैसे अभी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इनका ट्रीटमेंट क्या होना है, ये सारी चीज़ें हम बैक टू बैक अभी देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके हमें देखना है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। साहब, हम इन्वेंट्रीज को वैल्यू कैसे करेंगे? हमारा जो देखो कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है सर। माल की ओनरशिप तो हमारी ही है आज भी। तो 31 मार्च को या ईयर एंड को मान लीजिए अगर कुछ स्टॉक रह जाता है किसके पास? कंसाइनी के पास। तो वो स्टॉक है किसका? कंसाइनी का है क्या? नहीं सर, वो तो हमारा है, कंसाइनर का है। तो किसके बुक में आना चाहिए सर? वो हमारे बुक में आना चाहिए, कंसाइनर के बुक में आना चाहिए। उसकी एंट्री क्या की थी हमने? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमने एंट्रीज पास की थी, है ना। लेकिन 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 मान लीजिए हमें गुड्स पड़ रहा है 50,000 का। हम वो 50,000 का गुड्स एज इट इज कंसाइनी को दे देंगे क्या? हम कंसाइनी को सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रोफॉर्मा इनवॉइस तो बना के देते हैं ना। तो क्या आपको लगता है क्या कि हम 50,000 के गुड्स 50,000 में ही दे देंगे क्या? नहीं, 50,000 तो सर हमारी कॉस्ट है। उस पर हम क्या जोड़ेंगे? हमारा प्रॉफिट जोड़ेंगे 10,000 समझ लो, और प्लस 10,000, और हम कंसाइनी को देंगे 60,000 में, है ना। हम कंसाइनी को देंगे 60,000 में। ये एक लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या कि सर हमारे गुड्स का कॉस्ट 50,000 है, हम 50,000 में तो नहीं बेचेंगे ना, हमें तो हमारे भी तो घर में बीवी बच्चे हैं, हम तो उसका प्रॉफिट जोड़ेंगे, है ना। तो हम हमारा प्रॉफिट जोड़ के कंसाइनी को देंगे। ठीक है, अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का बेसिक कंसेप्ट। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा है या फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टॉपिक पढ़ा है। उसमें हमने क्या देखा? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो या यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करो। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा मैसेजेस भेजोगे, उतना ही हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम और अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। तो हमने देखा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के जरिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो कंसाइनमेंट के केस में सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉस्ट मतलब क्या रहेगी। अब हमें तो 50,000 का गिरा है, हमने भेजा कितने में? 60,000 में। इसका मतलब 10,000 रुपये इसमें प्रॉफिट लोडेड है, इसमें 10,000 प्रॉफिट लोडेड है। इसका मतलब एंड में अगर कुछ गुड्स बच जाते हैं तो उसमें भी हमारा प्रॉफिट लोडेड रहेगा, है ना। एंड में अगर कुछ गुड्स बच जाएंगे तो उसमें भी हमारा प्रॉफिट लोड होगा। तो हमें क्या करना होगा? अनलोडिंग करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट को अनलोड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या? हमारे को कॉस्ट है 50,000,
लेकिन हमने कंसाइनी को बेचते टाइम उस पर हमारा प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट जोड़ के हमने हमारा कंसाइनी को बेचा था 60,000। अभी 60,000 में से कुछ गुड्स बिक गया, 40,000 का बिका था। पिछला ही इलस्ट्रेशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसमें 40,000 का बिक गया था और 10,000 का रह गया था। तो उसमें क्या रहेगा, हमारा प्रॉफिट लोडेड रहेगा। जैसे कि अब एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower. The same principle as it is practiced for preparing final accounts. In the case of consignment, cost means not only the cost of the goods as such to the consigner. कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि सर हमें कितने में गुड्स मिला है, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांजैक्शन कैसा है, कंसाइनर और ये है कंसाइनी, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, कंसाइनर को जितने में पड़ा वो तो कॉस्ट आएगी, साथ ही साथ यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट का फ्रेट लग रहा है वो भी आएगा, ठीक है। ट्रांजिट इंश्योरेंस लग रहा है तो वो भी आएगा। ये सारी चीज़ें मतलब कंसाइनी के प्रीमाइसेस तक पहुँचने तक के जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा हम क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे। सीधी सी बात है। कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट मतलब कंसाइनर को जितने में गिरा वो प्लस कंसाइनी के प्रीमाइसेस पे लाने तक का जितना भी खर्चा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया, पैकेजिंग दिया, कार्टिंग दिया, ये सारी चीज़ें, लोडिंग दिया, अनलोडिंग दिया, ये सारा खर्चा कंसाइनी के प्रीमाइसेस तक लाने तक का जितना भी खर्चा है वो सारा अमाउंट हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सारा अमाउंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। पैकेजिंग, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे हम ऐड कर देंगे। अब सर कंसाइनी ने ये गुड्स उसके गोडाउन में रख दिए, कंसाइनी ने ये गुड्स उसके गोडाउन में रख दिए, ठीक है। उसके गोडाउन में ये गुड्स रखे हैं। अब ये गोडाउन का भी रेंट लग रहा है सर, गोडाउन का क्या लग रहा है सर, रेंट लग रहा है। सर गोडाउन में रखे तो गोडाउन में इंश्योरेंस कराया है ना सर, सिक्योरिटी गार्ड लगाया है, तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे क्या, नहीं। कॉस्ट मतलब कंसाइनी के प्रीमाइसेस में लाने तक का जितना खर्चा है सिर्फ उतना ही खर्चा हम ऐड करेंगे, उसके आगे का खर्चा हम कॉस्ट में नहीं लेंगे। बात आई क्या ध्यान में, बात समझ में आ रही है। कॉस्ट मतलब क्या, कंसाइनर को जितने में गिरा वो प्लस कंसाइनी के प्रीमाइसेस तक पहुंचाने तक का जो भी खर्चा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, पैकेजिंग है, कार्टिंग है, लोडिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। बट दी एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स हैव रीच्ड द कंसाइनीज गोडाउन सच एज गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, डिलीवरी चार्जेस, सेल्समैन सैलरीज आर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द परचेज फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज, इन्हें हम कॉस्ट में नहीं लेंगे। That is why in the case given above, inventories has been valued ignoring go down rent and insurance। अच्छा ये सवाल किसी ने पूछा नहीं मुझे। अब हमने जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया, हमने इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन किया तो 50,000 का गुड्स था, 1/5 बचा है, मतलब 40,000 का बिका था, तो कॉस्ट का 1/5, ये तो सर करेक्ट था। बाद में कंसाइनर ने जो खर्चा किया था 1,000 रुपया, उसका 1/5, सर ये भी सही था। लेकिन सर देखो कंसाइनी ने कितना खर्चा किया था, कंसाइनी ने सर 2,000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 600 इतना सारा किया था। क्या क्या था उसमें, देखो फ्रेट था 2,000 का, तो ये हमने ऐड किया। गोडाउन का रेंट था, गोडाउन का रेंट हम ऐड करते क्या, अभी पढ़ा हमने, कॉस्ट पे ऐड करेंगे क्या, नहीं, इसलिए हमने ये ऐड नहीं किया। बाद में 300 का इंश्योरेंस भरा उसने, ये हमने ऐड नहीं किया। बैड डेट हुआ 600 का, ये भी बाद में हुआ था, इसलिए हमने ये भी ऐड नहीं किया। तो हमने जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते टाइम पे कंसाइन जो सिर्फ फ्रेट लगा है, मतलब कंसाइनी के गोडाउन पे लाने तक का जितना खर्चा है उतना ही हमने खर्चा ऐड किया। बचा हुआ इंश्योरेंस और रेंट जो था, इंश्योरेंस, रेंट और बैड डेट्स, वो हमने ऐड नहीं की है। हाँ, यहाँ खर्चा बोल के कंसाइनमेंट को दिखाया है, खर्चा बोल के कंसाइनमेंट को बुक हो गया है, कंसाइनमेंट को डेबिट हो गया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता दी है मैंने, पिछला लेक्चर देखना कंपलसरी है, उसके बगैर ये लेक्चर कुछ भी काम नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने इग्नोर की थी। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि हमें साफ साफ बोल देता है कि कंसाइनर ने 50,000 का खर्चा किया है, कंसाइनी ने 30,000 का खर्चा किया है। तो ऐसे टाइम पे हम कॉस्ट निकालते टाइम पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमें बाइफर्केशन नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन हमें बताना नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन का कितना है, कार्टिंग का कितना है, इंश्योरेंस का कितना है, गोडाउन रेंट का कितना है, ये अगर हमें बाइफर्केशन नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा लिख के आ रहा है कि कंसाइनर ने 20,000 खर्च किया, कंसाइनी ने 15,000 खर्च किया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो कंसाइनर ने 20,000 का खर्चा किया है हम सिर्फ उतना कॉस्ट में ले लेंगे। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द हेड्स ऑफ द एक्सपेंसेस, क्वेश्चन सिर्फ बोलता है कि कंसाइनर ने 20,000 किया है, कंसाइनी ने 15,000 का खर्चा किया है, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं ना वो हम कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, और जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट में हम ऐड नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता है कि कंसाइनर ने जो खर्चा किया है वो हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कंसाइनी ने जो खर्चा किया है वो हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, और कब, जब हमें बताया नहीं गया है कि ट्रांसपोर्टेशन का है कि रेंट का है कि इंश्योरेंस का है, हमें खर्चा क्लासीफाई करके नहीं दिया है, तब याद रखना है। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि स्टॉक में कंसाइनर का खर्चा ऐड करने का, कंसाइनी का खर्चा ऐड नहीं करने का। अगर ऐसा होता तो फिर ये वाले क्वेश्चन में ये जो फ्रेट जो कंसाइनी ने भरा है ये भी हम ऐड नहीं करते, है ना सर। यहाँ पे हमें दिया है फ्रेट है, इंश्योरेंस है, रेंट है, हमें क्लासिफिकेशन दिया था। रौनक सर बात कर रहे हैं जब क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि कंसाइनर ने क्या खर्चा किया है और कंसाइनी ने क्या खर्चा किया है, तो ऐसे टाइम पे हमें वो ऐड करना है सिर्फ कंसाइनर का। रौनक सर ने नोट्स में ये भी प्रिंट करके दिया है, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। जो रौनक सर ने अभी बोला है वो प्रिंट करके दिया है, ठीक है। If the expected selling price of inventories on hand is lower than the cost, the inventory should be valued at expected net selling price, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसा होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मतलब जो अभी हमने देखा लागत जितनी लगी है और जो प्रीमाइस कंसाइनी के प्रीमाइसेस में पहुंचाने तक का जो खर्चा है वो हमने कॉस्ट में ले लिया। एनआरवी मतलब क्या, इन्वेंट्रीज टॉपिक में हमने बहुत डिटेल में देखा है, एक बार रिपीट कर देता तो एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हमें हमारा प्रोडक्ट बेच के कितना पैसा हाथ में नेट आने वाला है, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह काट के जो भी एक्सपेंसेस लगने हैं वो सारे खर्चे काटने के बाद में हमारे पॉकेट में कितने पैसे आने वाले हैं उसे हम कहेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा कॉस्ट है 10,000 का कॉस्ट आ रहा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,000 की आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बुक्स में स्टॉक कितने पे बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 8,000 पे, ना कि 10,000 पे, ठीक है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मान लीजिए अगर कॉस्ट आ रही है 10,000 और एनआरवी, कॉस्ट आ रही है 10,000 और एनआरवी आ रही है 12,000, तो ऐसे टाइम पे हम कितने में दिखाएंगे, 10,000, सॉरी ऐसे टाइम पे हम कितने पे हाँ 10,000 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम दिखाएंगे। सो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ना, ये एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं।